हेलो एंड वेलकम टू सत्य ज्ञान अकेडमी। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स नॉन मेटल्स होते क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कहाँ पाए जाती हैं, आज हम लोग इसको पढ़ते हैं अच्छे से। जैसे हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट को पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से समझे थे, ठीक उसी प्रकार कम से कम समय में और सारे जितनी भी एग्जांपल्स हैं या जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हम सबको अच्छे से हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में मेटल्स के बारे में बात किया जाए कि मेटल्स कैसा होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बात करें हम, मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, और उसके बाद क्या होता है लग्जेरियस होते हैं, और इसमें गुड कंडक्टिविटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें जाए चाहे तो हमें इसकी हीट की बात करें, और जो हमारे मेटल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं कि मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो गया, मेटल्स हो गए हैं। हाँ, बात सही है कि कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। उसी प्रकार एक होता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जस्ट इसका अपोजिट होता है। किसका? मेटल्स का। मेटल्स अगर मैलिएबल है तो नॉन मेटल्स क्या होगा? नॉन मैलिएबल होगा। मेटल्स अगर डक्टाइल्स है तो नॉन मेटल्स क्या होगा? नॉन डक्टाइल्स होगा। मेटल्स अगर हार्ड है तो नॉन मेटल्स क्या होगा? सॉफ्ट होगा। अगर मेटल्स मतलब कि क्या है, इसमें गुड इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी कर रही है फ्लो, तो हीट की, तो क्या होगा कि नॉन मेटल्स गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की कंडक्टिविटी नहीं करेगी। और उसके बाद अगर बात करें मेटल्स हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। और मेटल्स की, नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। तो इसके बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। बात सही है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम लोग एक्सेप्शन को भी कवर करेंगे। जैसे हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में समझ लें। मेटल्स क्या होते हैं एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स में जैसे हम समझ लीजिए कि एल्कली मेटल्स हो गए, एल्कली अर्थ मेटल्स हो गए, कुछ मतलब पीरियोडिक, जब हम लोग चार्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में या नेक्स्ट क्लास में जब भी जो मिलेगा, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो ऐसे एल्कली मेटल्स में, एल्कली अर्थ मेटल्स में जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, पोटेशियम, ये क्या है? मेटल्स हैं। जिंक, ये क्या है? मेटल्स हैं। आयरन मेटल्स, कापर मेटल्स। ऐसे नॉन मेटल्स में हम लोग बात करें तो क्या होगा? आयोडीन्स, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन्स। तो ये सब क्या है? ब्रोमीन्स हो गया, अपना उधर फ्लोरीन हो गया। तो ये सब आयोडीन, मान लीजिए ये सब जो जीरो ग्रुप साइड हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल साइड हो जाएंगे। ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे कि पहला, हम लोग पहले मेटल्स के बारे में देख लें। मेटल्स आर माइलिएबल, मतलब इसे पीट पीट के हम लोग फैला सकते हैं मेटल्स को, ये माइलिएबल हो सकता है। जैसे देखिए हैमर से इसे पीट पीट करके क्या कर रहा है? सीट बना रहा है, एक सीट बना रहा है। दूसरा कह रहा है कि मेटल्स आर डक्टाइल्स। मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल्स, तो मतलब कि इसे क्या करके करिए, मतलब कि आप इसे खींच करके मेटल्स को एक लंबा वायर की तरह बना सकते हैं, वायर की तरह बना इसे यूज कर सकते हैं मेटल्स को। ये डक्टाइल भी होते हैं। मेटल्स आर लग्जेरियस, ये साइनिंग ज़्यादा करते हैं। कौन? मेटल्स। मेटल जो होते हैं साइनिंग ज़्यादा करते हैं। मेटल सोनोमस, सोनोरस। सोनोरस मतलब ये था कि साउंड, आवाज निकालेंगे। कहीं देखिए दो मेटल्स आपस में टकरा रहा है, हैमर कहीं आप मारिए, फोर्स करिए उस पर, तो क्या होता है कि आवाज आती है कुछ टन टन की या किसी की आवाज। क्यों? क्योंकि वो मेटल्स है भाई। अब मेटल्स में तो साउंड रिलीज करेगी ही करेगी। यही कह रहा है मेटल्स और सोनोरस होते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। क्या? मेटल काफी हार्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो अलाउ होगा, बट अगर मान लीजिए मेटल्स होता तो मैं इसे, अगर अभी भी ये हार्ड है, हार्ड है मतलब कि क्या है कि मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स मेटल्स क्वाइट हाई। मेटल जो होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, हीट
एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जो बात करें कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर की तरह काम करते हैं। हीट हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए। और उसके बाद मेटल्स क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। मेटल्स जो होते हैं सोनरस होते हैं, मेटल्स लग्जेरियस होते हैं, मेटल्स क्या होता है डक्टाइल होते हैं, मेटल्स मैलेबल होते हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर बात किया जाए कि मेटल जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं, तो मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर ये बात करें कि जो मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो पोटेशियम और उसके बाद हमारा पोटेशियम हो गया अपना क्या सोडियम पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। नाइफ मतलब चाकू से भी इसे कटिंग कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होते हैं ये। तो ये क्या हो गया एक्सेप्शन है, मिलेंगे। नॉन मेटल्स हम लोग पहले देख लें। जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल जो होते हैं ये मेटल्स के अपोजिट होते हैं। अगर जो होता होगा जस्ट उसके उल्टा, मतलब नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स। अगर वो डक्टाइल था कौन मेटल्स, तो ये नॉन मेटल्स क्या होंगे नॉन डक्टाइल्स। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। अगर मेटल्स मैलिएबल है तो नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होंगे। नॉन मेटल्स आर नॉन लग्जेरियस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट। हाँ नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे कि मान लीजिए नॉन मेटल से हम लोग वो आता है क्या डायमंड, लेकिन वो इतना हार्ड होता है तो क्या होगा उसे हम लोग एक्सेप्शन में देखेंगे। नॉन मेटल्स फाउंड इन 3 स्टेट। नॉन मेटल्स जो होते हैं तीनों स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड लिक्विड गैस में। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स, किसका किसका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। किसका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो मच लोअर कंपेयर टू मेटल। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किससे मेटल से। हम लोग समझ गए ना मेटल्स क्या होते हैं नॉन मेटल्स क्या होते हैं। क्या था इसका ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं एक दूसरे कंपेयर करके, और इसके बाद इनमें क्या क्या एक्सेप्शन पाया जाता है कि भाई मेटल्स तुमने बोला कि हार्ड होता है, तो ये देखो मेटल्स हैं ये क्यों सॉफ्ट हो गए। और उसके बाद हमने नॉन मेटल्स के बारे में बता रहे हैं कि ये होता है, तो नॉन मेटल्स में हम लोग एक्सेप्शन को कवर कर लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। मेटल्स में बोले थे कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होती है। क्या मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं किसकी मेटल्स की। लेकिन भाई मरकरी का रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड में हो जाता है कम से कम। सोडियम का एंड पोटेशियम का कम से कम टेम्परेचर पे ही इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। किसके कंपेयर मेटल के कंपेयर। वैसे कह रहे हैं दूसरी बात मेटल्स में आप बोल रहे हैं कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से इनका देखा जाए तो सोडियम एंड लिथियम आप बोले थे कि जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर जनरली हार्ड होते हैं। क्या हार्ड। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे नाइफ मतलब चाकू से आप कटिंग कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन था। मेटल्स आप बोले थे जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। दूसरा बोले कि मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसमें जो मरकरी हुआ सोडियम हुआ पोटेशियम हुआ ये सब का इनके मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होता है। ठीक उसी प्रकार से एक्सेप्शन इसमें बात किए थे नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में बोले थे कि मतलब कि कंडक्टिविटी निग्लिजिबल होती है, नॉन कंडक्टिविटी या लूज समझिए, बहुत कम ही समझिए, मिनिमम समझिए। बट एक्सेप्शन था कौन कार्बन्स, जिसे ग्रेफाइट बोले। ग्रेफाइट कहता है गुड कंडक्टिविटी काम करता है। ठीक है। लग्जेरियस आप बोलें कि जो मेटल्स होते हैं ये लग्जेरियस होते हैं, शाइनिंग करते हैं। लेकिन आयोडीन एंड ग्रेफाइट ये दोनों भी नॉन मेटल होकर के भी ये क्या करते हैं लग्जेरियस मतलब शाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, चमकते हैं। कौन आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आपने बोला कि जो नॉन मेटल होते हैं गुड कंडक्टिविटी नहीं काम करते, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टिविटी काम करता है। ये क्या हो गया एक्सेप्शन थे। फिर आपने बोला कि जो नॉन मेटल होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नॉन मेटल जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, लेकिन आप डायमंड के देखिए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, बहुत हार्ड होता है। कौन डायमंड्स। फिर आपने बोला
फिजिकल स्टेट में ग्रेफाइट एंड डायमंड्स, बोले आप नॉन मेटल जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्या सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ले लीजिए या डायमंड से ले लीजिए, ये बहुत हार्ड होते हैं। कौन? नॉन मेटल्स होकर के। तो ये हमारे एक्सेप्शन थे। इसके पहले ये थे दोनों कंपेरिजन कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उसके बाद ये मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स में डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है और सोनोरस होता है, लग्जरियस होता है, हार्ड होता है, गुड कंडक्टिविटी काम करता है। ठीक उसके उल्टा हमारा क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स में होंगे, नॉन मेटल्स जस्ट उसके अपोजिट होते हैं। उसके बाद एक्सेप्शन थे, जो जो आप बात बोले थे उससे उसके अगेंस्ट या वो बात फॉलो नहीं कर रहा था, कुछ ऐसे मेटल्स थे जिसको हम लोग पढ़े। अब हम लोग आगे चलते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मतलब अभी हम लोग क्या करते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे, उसके कुछ एक्सेप्शन देखें। अब हम लोग देख लेते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर, मतलब किसी भी मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे रिएक्ट करके मतलब कि न्यू प्रोडक्ट दे देते हैं या रिएक्शन कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि वाटर के साथ मतलब कि कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो नहीं रिएक्शन करते हैं, उन्हें हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो उन्हें स्टीम के साथ रिएक्शन कराना पड़ता है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम के साथ भी नहीं रिएक्शन करते हैं, तब उनको एसिड का सहारा लिया जाता है कि एसिड के साथ रिएक्शन कराओ। फिर कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एसिड ज़्यादातर जितने भी रिएक्शंस होते हैं मेटल्स के, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराए जाते हैं। किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। बट कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जो कि हमारा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गए, ये सब क्या होता है, डाइल्यूट एसिड पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो इन्हें कंसनट्रेटेड HCl या H2SO4 के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। कंसनट्रेटेड HCl NHNO3 1:3 रेशियो में, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया में सारे मेटल्स का वो हो जाता है, उसका रिएक्टिविटी या सोल्यूशन। ठीक है, तो वही बात इन्होंने कहा कि रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर, अभी तो वाटर के साथ करा रहे हैं। मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स रिलीज हाइड्रोजन गैस। मतलब किसी मेटल्स का रिएक्शन करोगे वाटर के साथ तो क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, मान लीजिए NaOH प्लस H2 गैस निकाल देगा, ये ऑक्साइड देगा, मान लीजिए मेटल से वाटर साथ रिएक्शन, मेटल हाइड्रोक्साइड, उसके बाद वो वाटर दे देगा, रिलीज हाइड्रोजन गैस। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ सेम वे वाटर्स, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स एक ही जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कर पाए। किसी को स्टीम वाटर चाहिए, किसी को लिक्विड्स में चाहिए, तो मतलब कि कोई कोल्ड में रिएक्शन करेगा तो कोई हार्ड वाटर में करेगा। हार्ड, हाँ, सॉफ्ट और कोल्ड। दे इंटेंसिटी विथ विच मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर्स डिपेंड ऑन देयर्स, उनकी मेटल जो होंगे उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि कैसे कैसे रिएक्शन करेगा वो, उनकी इंटेंसिटी पे करा केमिकल रिएक्शन। और जैसे इन्होंने मेटल्स ले लिए, एक बार इन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो क्या हुआ कि रिएक्शन कर लिया, बट दोबारा दूसरा कोई मेटल्स लेके आए, इन्होंने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब एक बार इन्होंने मेटल्स लिए, जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स मतलब कि कोल्ड वाटर या वाटर के साथ रिएक्शन कर लें, उनकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप किससे रिएक्शन कर रहा है। पहली बात उन्होंने क्या किया कि एक मेटल्स के लिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो वो रिएक्शन कर लिया, फिर कोई और मेटल लेकर के आपने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो रिएक्शन नहीं हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, हार्ड वाटर लेकर के हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या हुआ, रिएक्शन कर लिया। बट इन्होंने वही मेटल्स कुछ और मेटल्स ले आकर के हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं किया। फिर इन्होंने किसका सहारा लिया, स्टीम का, कुछ मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन कर लिया, बट कुछ ऐसे मेटल्स थे जिसको इन्होंने स्टीम पे भी रिएक्शन नहीं किया, इस पे स्टीम पे भी रिएक्शन नहीं किया, तो उनको क्या हुआ कि एसिड का सहारा लेना पड़ा। तो कह रहे हैं सम हाईली रिएक्टिव मेटल्स विथ वाटर्स, कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वाटर से, जैसे दे सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट
वायलेंटली टू कोल्ड वाटर, मतलब ये इतना तेज रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर के साथ कि H2 गैस निकालते हैं कि एक्सप्लोजन हो जाता है, मतलब आग लग जाने की संभावना, फायर हो सकता है। यही कह रहा है सोडियम एंड पोटेशियम के एक्सप्लोसिव, सोडियम या पोटेशियम हो एक्सप्लोजन कर देगा, फायर होगा, जो मतलब H2 गैस निकलेगा हाइड्रोजन, उसमें आग पकड़ लेगा, रिएक्ट टू कोल्ड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। क्या, अगर किसी मेटल को, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के इन्होंने क्या किया, किसके साथ रिएक्शन करा दिए, वाटर के साथ रिएक्शन कराए। जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, इतनी तेज रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद जो H2 गैस निकालेगा, मतलब मेटल ऑक्साइड बनाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो जो H2 गैस रिलीज करेगा वो मतलब कि एक्सप्लोजन होगा फायर की तरह, वेरी फास्ट रिएक्टिव, और साइड में क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा एंड H2 गैस। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हो गया, वेरी फास्ट रिएक्शन कराएगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि इसमें जब रिएक्शन होने के बाद हीट बहुत ज्यादा है, भाई हीट तो निकलेगा, जब फायर का काम कर रहा है, एक्सप्लोजन कर रहा है, इतना एक्सप्लोसिव हो जा रहा है रिएक्शन, तो हीट तो निकलेगा ही निकलेगा। ए लिटिल लोअर रिएक्शंस मेटल्स, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो, कुछ तो हमने ऐसा पढ़ा कि जो बड़ी वेरी फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि वेरी कम, मतलब कि उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, उससे थोड़ा भाई कम करेंगे, ठीक है, उससे कम ही देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम, वेरी फास्ट में कौन कौन देखे थे, सोडियम, पोटेशियम। वेरी लो में देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम हुआ, इट आल्सो रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, द फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट देखिए पोटेशियम, सोडियम जितना वाटर के साथ रिएक्ट, जितनी फास्ट रिएक्शन कर रहे थे, उतना तेज ये इतनी फास्ट में कैल्शियम नहीं कर रहा है, बट ये भी मतलब रिएक्शन कर दे रहा है कोल्ड वाटर के साथ। तो वही बात कर रहा है, बट द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम नॉट दी वायलेंट, मतलब जैसे सोडियम एंड पोटेशियम जितना तेज वायलेंट की तरह काम कर रहा था, रिएक्शन कर रहा था, H2 गैस निकाल रहा था, उतना तेज ये रिएक्ट नहीं करेगा, उससे थोड़ा कम करेगा। कौन, कैल्शियम। मोर लोअर रिएक्टिव मेटल्स, ये तो बहुत ही कम रिएक्ट करेंगे। कौन कौन से, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, करा दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कुछ ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर से कहेंगे भैया हम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, आप क्या काम करिए, हमको मतलब हार्ड वाटर लाइए या तो एसिड का प्रयोग करिए। इन सच सिचुएशन सम मेटल्स रिएक्ट विद द हॉट वाटर, क्या, हॉट वाटर। एक चीज यहां पे शायद गलती हुआ होगा, हार्ड वाटर जब वहां बात की जाए कैल्शियम मैग्नीशियम का, तो वहां पे कह जाए यहां हॉट वाटर रहेगा, क्या, या चोटी, गर्म पानी का दीजिए, गर्म जल का दीजिए, हॉट वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम देखिए अब कह रहा है, सोडियम पोटेशियम कह रहा है भैया हमको जैसे मन तैसे आप दे देंगे, हम रिएक्शन कर लेंगे, बहुत सीधा साधा, बहुत तेज रिएक्शन करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, और उसके बाद इतना तेज कि वायलेंट, मतलब फायर की तरह काम करेंगे, H2 गैस भी निकालेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कह रहा कि अच्छा बगल में कैल्शियम था, भाई कैल्शियम कह रहा कि हम भी रिएक्शन करेंगे, लेकिन ठीक ठाक काम चलाऊँ रिएक्शन करेंगे, जैसे कि हमारा पड़ोसी कर रहा है इतना फास्ट में, कैल्शियम सोडियम पोटेशियम उतना तेज मैं नहीं करूंगा, इतना वायलेंट फायर की तरह काम नहीं करूंगा। तो कैल्शियम ने कहा चलो अच्छा ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे मैग्नीशियम पड़ा था, मैग्नीशियम ने बोला कि भैया हम तो कोल्ड वाटर से काम ही नहीं करेंगे, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, हमको हॉट वाटर लाओ तभी हम रिएक्शन करेंगे। तो कह रहा मैग्नीशियम दी रिएक्ट विथ हॉट वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई मेटल होगा अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, प्लस H2 गैस निकालेगा। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम जो वाटर के साथ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो क्या दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया एंड हाइड्रोजन गैस निकाला, क्या, हाइड्रोजन गैस निकाला।
जैसे अब तो मान लीजिए हम लोग धीरे धीरे देखिए एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स में हम लोग बात कर रहे थे कि सोडियम और पोटेशियम कितना तेज रिएक्शन कर रहा था, कैल्शियम उससे थोड़ा कम हुआ, मैग्नीशियम करा के हम हार्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे। अब ये भैया आ गए एल्यूमिनियम फेरस जिंक, ये कह रहे हैं भैया ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, ना तो सॉफ्ट हार्ड वाटर से, ना तो सॉफ्ट वाटर से, हम बस स्टीम से रिएक्शन करेंगे, हमको स्टीम लाओ तभी हम रिएक्ट करेंगे। तो कह रहा है दीज मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये कह रहे हैं कि हम हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, भाई हमारा डिमांड है कि हमको क्या दीजिए, स्टीम लाइए। तो कह रहा है इन स्टेट दी रिएक्ट्स विथ स्टीम ओनली, किससे, हम केवल स्टीम से करेंगे। कौन कौन, एल्यूमिनियम, फेरस, आयरन एंड जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक करा के हम किससे रिएक्शन करेंगे, स्टीम से। एंड फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा एक चीज सब में देखिए कॉमन है कि कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे हम हॉट वाटर से करा रहे हैं, चाहे स्टीम से करा रहे हैं, चाहे कोल्ड वाटर से करा रहे हैं, जितने भी मेटल थे इन्होंने हाइड्रोजन गैस दिए थे, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड दिए थे, मेटल ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड। करा मेटल दैट रिएक्ट विथ वाटर, मेटल दैट्स रिएक्ट विथ वाटर मोस्टली फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड प्लस H2 गैस। तो ये क्या दे रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बट व्हेन मेटल रिएक्ट विद द स्टीम वी सी मेटल ऑक्साइड बेइंग फॉर्म। अच्छा इन्होंने एक बात बोले, कह रहे हैं कि अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे, क्या, मेटल ऑक्साइड। बट अगर आपने मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने एक रिएक्शन कराया है एल्यूमिनियम, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है एंड हाइड्रोजन गैस दिया। ये बार बार अगर मतलब डाउट बनेगा कि भाई कहीं मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब मेटल को अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब क्या देगा, अगर मेटल को स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तब क्या देगा। तो जहां जान लीजिए कि मेटल को स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं वहां मेटल ऑक्साइड देगा, और मेटल जहां वाटर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा। तो यहां पे स्टीम है तो यहां पे सब देखिए ऑक्साइड दे रहा है। एल्यूमिनियम मेटल्स है, स्टीम के साथ रिएक्शन करिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, मेटल ऑक्साइड दिया, हाइड्रोजन गैस निकाला। ठीक उसी प्रकार फेरस है, आयरन, हमने स्टीम के साथ रिएक्शन कराए तो क्या दिया, फेरस ऑक्साइड दिया, उसके बाद क्या दिया, H2 गैस निकाला। हाइड्रोजन गैस तो सब में निकल रहा है, और उसके बाद ऑक्साइड सब दे रहे हैं। इधर क्या है, स्टीम के साथ किसी मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं। जैसे जिंक हुआ, जिंक ऑक्साइड देगा, उसके साथ साथ क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कह रहा है दीज मेटल्स डज नॉट रिएक्ट इट वाटर एट ऑल। कुछ मेटल ऐसे हैं जो वाटर से ही नहीं रिएक्ट करेंगे, कहेंगे ना हम स्टीम से करेंगे, ना हम हॉट वाटर से करेंगे, ना हम स्टीम से, ना हॉट वाटर, ना हम कोल्ड वाटर से। कह रहे बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तब उनको किससे रिएक्शन कराना पड़ेगा भाई, उनको एसिड से रिएक्शन कराते हैं हम लोग। वो भी कौन से एसिड, कंसंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट एसिड से। किससे, डाइल्यूट एसिड। द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स, मेटल्स ओनली रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। जो मेटल होंगे उससे किससे रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट एसिड से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कराएं, मेटल्स को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, किसी भी मेटल्स को अगर डाइल्यूट एसिड के साथ, भाई मेटल्स है, मेटल को अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो साल्ट देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। हाँ ये मेटल कैसा बिहेव करेगा भाई, बेसिक नेचर का बिहेव करेगा, बेसिल और एसिड, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे हाई रिएक्टिव मेटल्स, कुछ ऐसे हैं जो कि हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, दे रिएक्ट्स वेरी वायलेंटली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ जो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होंगे एसिड में, अगर हम जैसे ही डालेंगे तो क्या करेंगे, जैसे अभी हाइड्रोजन, सोडियम और पोटेशियम उधर
वायलेंटरी रिएक्शन कर रहा था फायर की तरह, वैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक में हम रिएक्शन कराएंगे, डालेंगे तो क्या होगा, वायलेंटरी रिएक्शन कर देंगे। एंड एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। तो क्या डाइल्यूट HCl ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक, एंड या तो डाइल्यूट आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। उसमें जैसे ही आपने किसी मेटल को रिएक्शन कराएंगे जो हाईली रिएक्टिव होगा, तो किस में रिएक्ट कर जाएगा, वो तुरंत मतलब क्या देगा, वायलेंटरी रिएक्शन करके H2 गैस दे देगा। एंड करस्पॉन्डिंग मेटल साल्ट, मतलब किसी भी एसिड को उधर देखिए इस इधर इधर दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, ज़्यादातर होता है कि किसी मेटल को अगर ऑक्साइड, मतलब मेटल को मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो ऑक्साइड दे रहा था या तो हाइड्रोक्साइड दे रहा था, वाटर भी रिलीज कर रहा था। बट जैसे इधर मेटल को मैं एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस तो ये भी दे रहा है, प्लस ये साल्ट दे रहा है, क्या साल्ट दे रहा है। तो यही कह रहा है, इट रिएक्ट स्लोली विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मान लीजिए कि ये जो सोडियम और पोटेशियम कैल्शियम होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, किससे, डाइल्यूट HCl एंड H2SO। क्या देंगे, सॉल्ट देंगे प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे, ठीक। और ऐसे क्या होता है, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव, जितना कैल्शियम एंड सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा था, साल्ट से, डाइल्यूट किससे रिएक्ट कर रहा था, एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होता है फेरस। फेरस कहता है कि भाई जितना तेज कैल्शियम और सोडियम रिएक्शन कर रहे थे डाइल्यूट एसिड से, उतना तेज हम नहीं करेंगे, बट हम भी रिएक्शन करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे, उससे कम करेंगे। तो ये क्या करता है, फेरस उससे कम रिएक्शन करता है। नेक्स्ट कह रहा है, इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड लाइक HCl एंड H2SO4। फिर आया एक और मेटल्स, कह रहा है कि भाई हम तो ना डाइल्यूट से रिएक्शन कर एसिड से, ना HCl से करेंगे, ना डाइल्यूट H2SO4 से करेंगे। अब हमको क्या करिए आप, मतलब हमको कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन कराइए। मतलब इससे ये पता चला कि कुछ मेटल्स थे जो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, कुछ नहीं किए, कुछ हॉट वाटर से किए, कुछ हॉट वाटर से नहीं रिएक्शन किए। जो हॉट वाटर से नहीं रिएक्शन करें उनको हमने स्टीम से करा, कुछ तो स्टीम से किए, कुछ स्टीम से नहीं किए। फिर मैंने कहा कि भाई अच्छा देखते हैं डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट एसिड से कराता हूँ। जब मैंने डाइल्यूट एसिड से कराया था, कुछ डाइल्यूट एसिड से किए, एसिड से कौन कौन, सोडियम कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है। फिर मैंने कहा कि अच्छा देखते हैं कौन कम करता, मॉडरेट करता, उसे कम करता थोड़ा। तो जो फेरस था थोड़ा सा मतलब कि हाईली रिएक्टिव से कम हुआ, कैल्शियम एंड सोडियम से कंपेयर कम रिएक्ट किया। फिर उसके बाद आया एल्यूमिनियम, और उसके बाद हमारा क्या हो गया, सिल्वर। इन दोनों को जैसे मैंने रिएक्शन कराया, किससे, डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से। तो कह रहे हैं भैया हम रिएक्शन नहीं करने वाले, हम डाइल्यूट से नहीं हिलने डुलने वाले हैं। तब इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये लोग अब किसी से नहीं रिएक्शन करेंगे, तो नहीं, अब हम क्या करेंगे, इनको हम कंसंट्रेटेड रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड एसिड से। तो जिसे हम बोलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि दे आर एनी सॉल्यूशंस व्हिच ऑल मेटल डिजॉल्व। क्या ऐसा कोई सॉल्यूशंस है जिससे सब मेटल्स को डिजॉल्व कर देगा वो? बिल्कुल हाँ, जिसे हम लोग नाम से जानते हैं क्या, एक्वारेजिया। क्या जानते हैं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में बात ये होती है कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl, जो कि 1:3 रेशियो होता है। क्या, 1:3 रेशियो। एक्वारेजिया इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 part of concentrated HNO3 एंड 3 part of concentrated HCl। मतलब जो एक्वारेजिया बना होता है, जो उसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या मिलाया जाता है, HNO3 किस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड 1 मोल, और उसके बाद HNO3 जो होता है कंसंट्रेटेड कितना, 3 मोल, तब जाकर के एक्वारेजिया बनाते हैं। इसमें सारे मेटल डिजॉल्व हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। कह रहा है दिस इज वेरी कोरोजिव लिक्विड। भाई तो कोरोजिव है, ये कंसंट्रेटेड एसिड की बात कर रहे हैं आप। इट
डिजॉल्व एनी मेटल्स, में सारे मेटल्स आप डिजॉल्व कर सकते हैं, लाइक जैसे अभी सिल्वर, गोल्ड, अभी कह रहे थे कि नहीं रिएक्ट करेंगे ना, वो लोग भी यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, इवन गोल्ड्स एंड सिल्वर्स। दे रीजन इट्स सो कोरोसिव दैट दिस मिक्सर ऑफ कंटेन, ये जो मिक्सर होते हैं ना दोनों मिलाकर कंसंट्रेटेड HNO3 एंड HCl बहुत ज़्यादा कोरोसिव हो जाएंगे, और कोरोसिव होने के बाद क्या करेंगे, सारे मेटल्स को इसमें डिजॉल्व कर देंगे, तो कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड नॉट डाइल्यूट। बट हाँ, इस रिएक्शन में बार बार बोल रहा है कि कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड HCl लीजिएगा, नॉट डाइल्यूट लीजिएगा, अगर सारे मेटल्स को डिजॉल्व कर देना है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन, इसके पहले हम लोग किसमें किसमें किए, सबसे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। उसके बाद हम जैसे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानने के बाद हम लोग कहा कि चलो अच्छा एक्सेप्शन देख लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन नॉन मेटल्स का जो बोले थे, कंडीशन रखे थे उनके अगेंस्ट थे, कुछ मेटल्स में जो कंडीशन रखे थे उनके अगेंस्ट थे। फिर हम लोग क्या किए, वाटर के साथ रिएक्शन कराए, मेटल्स को चेक कराए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या किए, वो जो मेटल्स थे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लिए, हाईली रिएक्टिव किए, बट कुछ ऐसे रिएक्शन थे जो मतलब कि कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं किए, उन्हें हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराया हम लोग। फिर जैसे हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमने क्या किया कि कुछ रिएक्शन थे जो हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्शन किए, तो जब हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं किया तो हमने उनका स्टीम का सहारा लिया कि भाई तुम स्टीम से कर लो कौन कौन। तो जो स्टीम से किए, कुछ जो नहीं किए, तो फिर क्या हुआ कि भाई अगर तुम स्टीम से भी नहीं कर रहे हो तो हम लोग किससे रिएक्शन कराए, डाइल्यूट एसिड से। डाइल्यूट एसिड से जब मैंने कराया तो कुछ रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से हाईली रिएक्टिव किए, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करा लिए, बट कुछ ऐसे थे जो डाइल्यूट मतलब कि तेजी से नहीं किए, जैसे कि हम लोग फेरस देखे थे, वो थोड़ा सा मॉडरेट मतलब हाईली रिएक्टिव से कम थे। बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कह रहे हैं कि भाई हम मतलब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन ही नहीं करेंगे। कौन, सिल्वर एंड एजी, गोल्ड एंड सिल्वर, AU एंड सिल्वर AG। तो इन्होंने क्या किया, रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से किए ही नहीं। तो क्या हुआ कि भाई अब तुम मतलब डाइल्यूट से भी नहीं रिएक्शन कर रहे हो, तब क्या करें हम, तुम्हारे लिए कुछ और तो करें। हाँ, तब फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन आया जिसमें ऑल मेटल डिजॉल्व हो गए। तो कौन सा सोल्यूशन था, एक्वारेजिया। एक्वारेजियम क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 लिया जाता है 1 पार्ट एंड 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl लिया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, सारे मेटल्स डिजॉल्व हो जाते हैं। फिर अब हम लोग आते हैं किस पे, साल्ट पे। वाटर पढ़ लिए, एसिड पढ़ लिए, अब हम लोग साल्ट पे पढ़ते हैं। कर व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ लेस रिएक्टिव मेटल्स साल्ट सॉल्यूशन में। हाँ, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं, कुछ कम रिएक्टिव हो सकते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई, जो पावरफुल होगा वो हमेशा कमजोर को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा कि भाई तुम अच्छा तुम निकल जाओ, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे ही एग्जांपल्स में देख लेते हैं। फेरस, अब हमको पता कैसे चलेगा कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। इसको जानने के लिए हम लोग जब इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, तो रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कौन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, कौन लेस रिएक्टिव होता है। तो जो फेरस होता है ये इस सोल्यूशन से सल्फेट को देखता है, कहता है अच्छा सल्फेट तुम हो, हाँ, कह रहे हैं कापर बगल में है, कह रहे हैं अच्छा, तो कापर को आएगा डिस्प्लेस कर देगा, कहेगा तुम निकलो हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे। तो फेरस सल्फेट इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, मतलब कापर को रिप्लेस कर देगा और अपना जाकर सॉल्यूशन के साथ सल्फेट साथ रिएक्शन करके फेरस साल्ट बना देगा और कापर बेचारा साइड में पड़ जाएगा। वैसे तो इसे ये बताना मतलब नहीं था कि अरे फेरस आया और उसके बाद कापर बगल हो गया, हट गया, उसे मतलब डिस्प्लेस कर दिया भाई, इसलिए डिस्प्लेस किया कि कापर से ये मोर पावरफुल था, मोर रिएक्टिव था, इसीलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया। अगर इनसे भी कोई मोर रिएक्टिव आएगा तो इन्हें भी डिस्प्लेस कर देगा। तो फिर दूसरी में कह रहा व्हेन ये लेस रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद द मोर रिएक्टिव, भाई जो मोर रिएक्टिव होंगे मतलब कि लेस रिएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो वही कह रहा मेटल्स सॉल्यूशन देन नो रिएक्शन। हाँ, लेकिन एक चीज और बोल रहा है कि अगर जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं फेरस सल्फेट ले रहा हूं, चलिए यहाँ पे मैं कॉपर ले रहा हूं प्लस FeSO4, और जैसे मैं रिएक्शन कराया, क्या रिएक्शन,
ये कहेगा कि भाई तुम हट जाओ, हटा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये इनसे ज्यादा रिएक्टिव है सल्फेट के साथ। कौन? फेरस। तो ये हटा ही नहीं सकते हैं, तो वही कह रहा है कि ये लेस रिएक्टिव है। किससे? फेरस से। तो ये इसको हटा ही नहीं पाएगा, तो जब इसको हटा नहीं पाएगा तो रिएक्शन नहीं पाएगा। तो यही बात कर रहा, व्हेन लेस रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद द मोर रिएक्टिव मेटल साल्ट सोल्यूशन देन द नो रिएक्शन। अगर लेस रिएक्टिव हो भाई तो मोर रिएक्टिव साल्ट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। एक कॉमन चीज की बात कर दी है, देख लेते हैं हम लोग। द मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट बेटर with most compound such as acids. How do we know which metals more reactive and which metals less reactive? अच्छा, एक चीज ये बोल दिए इसमें कि एसिड में मोर रिएक्टिव बेटर होता है भाई किससे? कंपाउंड बनाने में, फॉर्मेशन करने में। किसके कंपेयर? लेस रिएक्टिव से। बट एक बोल रहे हैं कि हम इसको कैसे जानेंगे कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो हम लोग इसको जानने के लिए कहां जाएंगे? रिएक्टिविटी सीरीज में। किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में। जो टॉप पे होते हैं उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जो बॉटम पे होते हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो जैसे कह रहा है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर लिस्टेड ऑन द टॉप सीरीज। जो मोर रिएक्टिव होंगे वो कहां होंगे? टॉप पे होंगे। जो लेस रिएक्टिव होंगे कहां पे होंगे? बॉटम पे होंगे। द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज लिस्टेड ऑन द बॉटम से। कहां पे? बॉटम पे। अब मोर रिएक्टिव मतलब किसको रिप्लेस कर देगा भाई? लेस रिएक्टिव को। मतलब ऊपर वाला जो होगा नीचे साल्ट सोल्यूशन वाले को कहेगा कि अब तुम हट सकते हो। तो मेटल रिएक्टिविटी डिक्लाइंस द सीरीज मूव द डाउन। अगर रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी। द मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशंस। पहला बात, टॉप टू बॉटम आओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगी। दूसरी बात कि जो ये टॉप वाले होंगे ये साल्ट सॉल्यूशन में इन्हें बॉटम वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ये कम रिएक्टिव साल्ट सॉल्यूशन में थे, ये इनको डिस्प्लेस कर देंगे। नॉन मेटल्स, अभी तक हम मेटल्स के बारे में पढ़ रहे थे। मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे थे, मेटल को साल्ट के साथ रिएक्शन करा रहे थे, मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे। अब जो नॉन मेटल्स होगा, नॉन मेटल्स को हम लोग अभी एक एक करके रिएक्शन कराते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विच फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब नॉन मेटल्स तो हम लोग जान ही रहे हैं कि क्या होता है कि पी ब्लॉक मोस्टली पाए जाते हैं उधर साइड। तो उनकी क्या होता है कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लेंगे कि भाई हमको दे दो, हम पेयरिंग करके स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन जो होते हैं, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं हम उनको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो कह रहा है व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या? उधर देखिए मेटल जो थे वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे थे? मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। बात सही है कि जो स्टीम वाला रिएक्शन जब हम लोग कराए थे तो स्टीम वाला जो था मेटल्स अगर स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा था तो वो भी मेटल ऑक्साइड दे रहा था। तो नॉन मेटल जो रिएक्शन होते हैं अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा? मेटेलिक ऑक्साइड देगा। आर प्रोड्यूस these non-metal oxides mostly acidic and neutral। जब हम लोग वहां पढ़ रहे थे इंडिकेट करिए थे कि जो मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करा के हम लोग साल्ट बनाए थे, तो हम लोग बोले थे कि जो मेटेलिक होते हैं ये बेसिक बिहेव कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये कह रहा है कि जो नॉन मेटेलिक होते हैं ये एसिडिक या न्यूट्रल हो सकते हैं। कैसा? एसिडिक एंड न्यूट्रल। जैसे मान लीजिए कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिए। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। या ये कैसा होता है? न्यूट्रल है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या है? न्यूट्रल है।
दूसरा एग्जांपल लिए, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए। अच्छा, यहाँ CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक ऑक्साइड्स। कार्बन जो है क्या है? मेटल है, नॉन मेटल? नॉन मेटल से। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, हम लोग अभी मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराए थे, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं नॉन मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करा करके। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर्स। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बोल दी कि भाई कह रहे मेटल्स तुम हो, तुम वाटर के साथ रिएक्ट करो। नॉन मेटल कह रहा हम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। फिर कह रहा है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड, जो नॉन मेटल्स हैं कह रहे हैं कि भाई ठीक है, नॉन मेटल्स वाटर के साथ कर हम नहीं रिएक्ट करेंगे। दूसरी बात करा कि नॉन मेटल जो है करा कि अगर हमको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तब भी हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, मतलब 2 पॉइंट मिला हम लोगों को। 2 पॉइंट्स क्या मिला? कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स पहली बात वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। दूसरी बात कह रहे हैं नॉन मेटल्स अगर मैं हूं तो हमें एसिड साथ रिएक्शन कराओगे तो हम डाइल्यूट एसिड साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, तो कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ साल्ट सॉल्यूशन। हाँ, नॉन मेटल्स कह रहा है कि अगर हमको साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराइए तब हम आपको बताएंगे। कह रहा जस्ट मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स इन सॉल्ट। वही बार बार बात कर रहे हैं कि जो मोर रिएक्टिव सॉल्ट होता है, मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देंगे। इसमें साल्ट सॉल्यूशन में मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म देयर सॉल्यूशन। वही चीज जैसे मान लीजिए सोडियम ब्रोमाइड है, अब क्लोरीन बगल में है, सोडियम ब्रोमाइड्स या NaBr, बगल में क्लोरीन है। तो क्लोरीन ने जैसे सोडियम को देखा, कर अच्छा तुम सोडियम हो, उन्होंने क्या किया? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया और अपना जाकर के NaCl बना के साल्ट बना लिया। अब Br2 बगल में, Br अलग है। क्या किया? क्लोरीन ने जैसे मोर रिएक्टिव है किससे? ब्रोमीन से। तो जैसे क्लोरीन ने क्या किया? इसको डिस्प्लेस कर दी और अपना आकर के एक साथ रिएक्शन करा करके क्या बना दिया? साल्ट बना दिया, एन ब्रोमीन्स। कह रहा क्लोरीन विच ए नॉन मेटल्स, क्लोरीन विच ए नॉन मेटल्स मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन्स। जो रिएक्शन में प्रोसेस कराया था वही लाइन में लिखा है कि क्लोरीन जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं देन कंपेयर टू ब्रोमीन्स, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन्स डिस्प्लेस साल्ट सॉल्यूशन। वही बात फिर बोल दिए कि जो क्लोरीन होता है मोर रिएक्टिव होता है, किससे डिस्प्लेस कर दिया? ब्रोमीन्स को। अपना क्या बना लिया? साल्ट बना लिया। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट? अब कह रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। जब हम लोग चार्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो वहां बात किया जाएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन लूजिंग कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन स्टेबल होना चाहता है, कौन नोबल गैस है। तो ऐसे कह रहे हैं कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो जो मेटल्स होंगे, मेटल लूज द इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या करेंगे? लूज कर देंगे। कहेंगे भाई तुम, अच्छा तुम्हें मान लीजिए कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो मैं कहेंगे कि मैं मेटल हूं, मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो और उसके बाद आओ हम लोग कंपाउंड बना लेते हैं या बॉन्ड बना लेते हैं। तो कह रहे हैं मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स कहेंगे कि भैया हमको दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। मेटल कह रहा है तुम ले जाओ, लूज। तो मेटल की ये प्रॉपर्टीज होती है कि ये लूज इलेक्ट्रॉन करता है, डक्टाइल, मैलिएबल, लग्जेरियस, हम लोग ये तो मतलब शाइनिंग, सोनोमस, ये तो हम लोग समझे थे। बट कह रहा है कि मेटल जो होंगे वो लूजेज इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी उनके पास, जो नॉन मेटल्स होंगे गेन करने की टेंडेंसी होगी। क्या? इलेक्ट्रॉन्स की। अपने किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल्स एंड मेटल्स हैं हमने इससे रिएक्ट करा रहे हैं, किसे? मेटल एंड नॉन मेटल्स का। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे? ये अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, आओ हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्ड बनाएंगे, जो आयनिक बॉन्ड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड्स में। क्यों आयनिक होगा? क्योंकि आयंस की ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि एलिमेंट्स में हम लोग सोडियम ले लेते हैं। क्या सोडियम? इसका एटॉमिक नंबर 11th है,
क्या 11 2 8 1, तो लास्ट में इसके एक इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में। इसका क्लोरीन क्या 17 2 8 7, तो इसके पास एक कम है, मतलब स्टेबल होने के लिए 2 8 8 8, मतलब 8 होता तो ये नोबल गैस की तरह हो जाता, मतलब कि ये स्टेबल हो जाता। तो ये ने कहा भाई कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मुझे लूज कर दो, दे दो, तब मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड कर लेंगे। ये कह रहा ठीक है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण मैं भी स्टेबल नहीं हो पा रहा हूं, तुम भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, दे देगा। जैसे ट्रांसफर करेगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ट्रांसफर अब इलेक्ट्रॉन को उससे जैसे हम लोग बोलेंगे आयनिक, दूसरी बात जब ये कंपाउंड बन जाएंगे उसे हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड्स। क्या आयनिक कंपाउंड्स, जैसे मान लीजिए सोडियम क्या है मेटल्स है, और ये क्लोरीन क्या है नॉन मेटल्स है। सोडियम मेटल्स है, क्लोरीन नॉन मेटल्स है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर लिए। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके क्या किए हैं कि बॉन्ड बना लिए, इसे क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। क्या आयनिक बॉन्ड। और उसके बाद ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे आयनिक कंपाउंड्स। कह रहा है इलेक्ट्रॉन इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 8 1। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा क्लोरीन की 17 होता है, तो 8 2 10 1 7 17, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 8 7। कह रहा है सोडियम नीड टू 1 इलेक्ट्रॉन लूज स्टेबल। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होना चाहता है। तो क्लोरीन कहता है कि भाई मुझे तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं भी, हमें भी जरूरत है स्टेबल होने का, तो मैं भी एक, तो क्या करेगा क्लोरीन गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन गेन करेगा, सोडियम लूज करेगा, ये दोनों गेन और लूज करके क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे, जिसे बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। पूरे कंपाउंड्स क्या बोलेंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हम लोग आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स पढ़ लिए, उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो आयनिक बॉन्ड धीरे धीरे किसमें हो गया, जब बॉन्ड बने थे आयनिक बोल रहे थे, जो बाद में दोनों मिल गए तो क्या हो गए वो आयनिक कंपाउंड्स उसे जान रहे हैं। पहला फिजिकल नेचर, ठीक है, फिजिकल नेचर देख लेते हैं हम लोग किसका, अरे इसका मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो आयनिक बॉन्ड बनाए थे या आयनिक कंपाउंड जब बन गए, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कर लिए अब, और रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड बन गया, उस कंपाउंड नाम है आयनिक कंपाउंड्स। अब उसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। पहली बात, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे सॉलिड्स होंगे इन नेचर एंड हार्ड। जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे सॉलिड भी होंगे एंड हार्ड होंगे, बिकॉज स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों हार्ड होंगे भाई, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाईली होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो उसके कारण क्या होंगे अट्रैक्टिव, ज्यादा पकड़ अच्छी होगी, पकड़ अच्छी होने के कारण क्या होगा ये बहुत हार्ड होंगे। कह रहा अट्रैक्टिव बिटवीन देन, एक दूसरे ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, इसी कारण क्या करेंगे इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगा, और जिसके कारण ये हार्ड बन जाएंगे, हार्ड होंगे। क्या मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पकड़ लिए, क्या होते हैं हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। दूसरी बात ये कह रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बता दीजिए। आयनिक कंपाउंड्स हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे हैं भैया जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है भाई, आप बता दिए, बड़ी अच्छी बात है। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, आयनिक कंपाउंड में क्या क्या बात हुई हम लोगों की, आयनिक कंपाउंड बोले कि ये जो प्रॉपर्टी फिजिकल में कि बहुत हार्ड होता है, क्यों होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। फिर दूसरी बात क्या है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बारे में बता दीजिए, किसके आयनिक कंपाउंड। तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, ये बहुत ज्यादा होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट होते हैं, किसमें वाटर्स में, बट दे आर इनसॉल्युबल लाइक केरोसिन्स एंड पेट्रोल्स में। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, किसमें वाटर में पोलर सॉल्युबल। बट क्या होता है कि कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें किसमें केरोसिन्स में एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। मतलब आयनिक कंपाउंड जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में लाइक वाटर
अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है इसे बाद में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि पोलरिटी क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसके कारण पोलरिटी आती है, पोलर सॉल्वेंट होते हैं। लेकिन अभी ये जानते रहिए कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर में सोल्युबल होते हैं। किसमें? वाटर में। लेकिन कुछ ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो केरोसिन एंड पेट्रोल एक्सेट्रा इन सब में मतलब इनसॉल्युबल होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड। मतलब अभी तक हम लोग केमिस्ट्री जितना पढ़े हम लोग एक्सेप्शन जो कंसेप्ट बोल रहा है जस्ट उसके कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शंस है। तो वैसे यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ जो होते हैं केरोसिन में पेट्रोल में भी नहीं सॉल्युबल होते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी में मतलब फ्लोइंग आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेट। अगर आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो किस स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में होगी इन सॉल्यूशंस में, बट दे बिहेव इन इंसुलेटर सॉलिड स्टेट। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो कैसा बिहेव करेगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर के बारे में हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे बहुत अच्छे जानते हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ रजिस्टिविटी स्पेसिफिक मटेरियल के बारे में जब पढ़े थे तब। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये अगर मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर की बिहेव करेंगे, बट आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है अगर सॉलिड स्टेट में बात करोगे तो क्या इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। किसके पर्पज से? कंडक्टिविटी की से। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल की उत्पत्ति कहाँ होती है और कैसे होती है और कैसे कैसे क्या होते हैं ये भी थोड़ा देख लेते हैं। जो मेटल्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, ये कहा जाता है, ये पढ़ा जाता है, ये सुना जाता है। कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट। कुछ मेटल फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ मेटल्स कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब जो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे भाई वेरी लेस रिएक्टिव होंगे, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे भाई हमें कुछ किसी से नहीं मतलब है, हम शांत बैठे हैं तो हमें छेड़ो मत। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम मोर रिएक्टिव हैं, आओ हम लोग दोनों लोग मिल करके कंपाउंड बनाते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाते हैं। कर दीज मेटल्स फाउंड ऑल अलोंग इन अनकंबाइंड फॉर्म, मतलब ये कंबाइंड नहीं रहेंगे। कौन? फ्री स्टेट में जो मेटल्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे। मेटल्स दैट फाउंड इन लोअर देन रिएक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव आर जनरली फाउंड इन द नेटिव फ्री स्टेट। जो मेटल्स होते हैं फ्री स्टेट में पाए जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी? वेरी लेस होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोलिटी जो हमारा होता है रिएक्टिविटी सीरीज होती है, क्या रिएक्टिविटी सीरीज होती है उनमें एकदम बॉटम पे पाए जाते हैं वो मेटल्स, उनके हिसाब से सीरीज के हिसाब से। तो उनकी रिएक्टिविटी वेरी लेस होती है और वेरी लेस होने के कारण किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, किसी से कंबाइन नहीं करेंगे, और जिसके कारण क्या होगा कि वो सिंगल रहेंगे या फ्री स्टेट में रहेंगे। ठीक, कंपाउंड फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग। जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं दीज मेटल्स इज कंबाइनिंग, मेटल जो है कंबाइन करेंगे विथ समथिंग कुछ, दैट मीन्स द मेटल्स फॉर्मिंग ये कंपाउंड विद द समथिंग। मतलब ये मेटल्स जो फ्री होंगे क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। ओनली दोज मेटल्स कैन फॉर्म कंपाउंड्स दैट आर रिएक्ट, मतलब किसमें? कंपाउंड फॉर्म में ये रिएक्ट करके किसमें बदल जाएंगे? कंपाउंड्स। पहले से एलिमेंट्स में होंगे, मेटल्स में होंगे। कौन? कहाँ पाए जाएंगे? अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे। जैसे लाइक मान लीजिए सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गए, बहुत सारे हैं जो मेटल्स नॉन मेटल। मान लीजिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और उसके बाद कापर हो गया, बट मेटल्स में बात हो रही है। मॉडरेट reactive metals, these are some metals which are neither very reactive nor very less reactive. These metals found in the combined state will the in free state. कुछ ऐसे होते हैं न बहुत ज्यादा रिएक्टिव करेंगे और न ज्यादा स्लो रिएक्टिव करेंगे, न ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी करेंगे न ज्यादा स्लो रिएक्टिव, मॉडरेट रहेंगे, मतलब बीच में रिएक्टिव करेंगे। कौन? मेटल्स कुछ है जैसे एक्स। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मिनरल्स के बारे में। हम लोग उधर पढ़ लिए किसमें? आयनिक कंपाउंड्स में।
आयनिक कंपाउंड में क्या कुछ फ्री स्टेट में होते हैं, कुछ कंपाउंड्स में होते हैं, एक बिल्कुल बहुत मतलब ना के बराबर रिएक्टिविटी सीरीज नीचे पाए जाते हैं, तो इसीलिए रिएक्शन नहीं करते हैं, कंबाइन नहीं करते हैं। ये कंबाइन करते हैं, रिएक्टिविटी करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बीच के होते हैं, जैसे ये बिल्कुल नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो कुछ है मॉडरेट हिसाब से वो रिएक्शन करेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स में देखे थे। मिनरल्स, these are elements, these are elements और compounds, कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड्स नेचुरली प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। मतलब मिनरल जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाएंगे। किस में फॉर्म में? या तो एलिमेंट्स फॉर्म में पाए जाएंगे या तो कंपाउंड्स फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक, जैसे ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? मिनरल्स विच कंटेन्स हाई परसेंटेज, मतलब इन पर्टिकुलर मेटल्स। ये क्या कहते हैं? जो ओर्स होते हैं, ओर्स क्या होते हैं? ये मतलब कि जैसे अर्थ क्रस्ट हुआ, उसमें एलिमेंट्स पाए जाएंगे, या तो एलिमेंट्स फॉर्म में मिनरल्स पाए जाएंगे। अब इन उस मिनरल्स में क्या पाए जाएंगे? या तो एलिमेंट्स पाए जाएंगे या तो कंपाउंड्स पाए जाएंगे। ठीक, यहां तक हम लोग जान गए। अब उसमें क्या, मिनरल्स में, अर्थ क्रस्ट में क्या ओर्स पाए जाएंगे। अब जो ओर्स में, ओर्स क्या होता है? उसमें जो मिनरल्स पाया जाता है उसमें ज्यादातर परसेंटेज ऑफ मेटल्स हो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल्स हो, उस मेटल्स क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। मान लीजिए 90% मेटल्स एंड 10% क्या होगा उसमें, मतलब कि मिक्सिंग इम्प्योरिटी होगी। इम्प्योरिटी कारण क्या होगा कि जो ज्यादातर पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ओर्स बोलेंगे। तो कह रहा मिनरल्स विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स। ठीक, ये क्या होता? गैन। So basically unwanted impurities, sand, rocky materials, animal decay, ACT inside the gang। गैंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इसमें बेसिकली इम्प्योरिटीज पाए जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें सब पाए जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए क्या सैंड भी पाया जाएगा, इम्प्योरिटीज भी पाई जाएगी, एंड एनिमल डीके भी पाया जाएगा। तो ये क्या होता है? इसमें जो ज्यादातर इम्प्योरिटीज पाए जाएंगे इसे क्या बोलेंगे? गैंग बोलेंगे। और ओर्स क्या होते हैं? ओर्स में क्या होता है? ज्यादातर क्या पाए जाएंगे? मेटल्स पाए जाएंगे, मेटल के परसेंटेज ज्यादा होते हैं। और मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स में मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स फॉर्म में पाया जाएगा। तो इसमें भी क्या होते हैं? दो कैटेगरी और बांटे गए, जैसे इसमें दिया है। क्या, जैसे मान लीजिए यहां पे ये मिनरल्स है, इम्प्योरिटी इसमें है, और इम्प्योरिटी होने के कारण क्या हुआ? जो बेनिफिशियल थे इसे रिफाइनिंग किए, रिफाइनिंग करके हम लोग उसे क्या किए? अपने यूज फॉर्म में ले लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल ऑफ ओर्स। हम लोग मेटल से ओर्स को निकालते कैसे? 3 स्टेप है। कितने स्टेप? 3। करा दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड 3 स्टेप। पहला कर रहा है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जिसमें बोले कंसंट्रेटेड ऑफ ओर्स, जिसमें कंसंट्रेटेड ऑफ ओर्स होगा। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जिसमें ओर्स बहुत ज्यादातर पाए जाएंगे, किसमें? उस मेटल्स में। करा दिस प्रोसेस इज गैंग प्रेजेंट इन द ओर्स रिमूव, मतलब उस गैंग में से क्या करेंगे? ओर्स को रिमूव करेंगे। दे आर मेनी प्रोसेस टेक्निक, इनके बहुत सारे टेक्निक हैं निकालने का। जैसे हाइड्रोलिटिक वॉशिंग कर लीजिए, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लीजिए, मैग्नेटिक सेपरेशन कर लीजिए, फोर्थ फ्लोटिंग कर लीजिए, केमिकल सेपरेशन कर लीजिए, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? लीचिंग बोलते हैं। अब हम लोग एक एक करके के पढ़ते हैं। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स में स्टेप सेकेंड क्या है? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल्स। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर्स इनटू मेटल्स में। अब जो हाईली रिएक्टिव होगा कैसे उसे भाई निकाल पाएंगे हम लोग? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलिटिक्स या क्या रिएक्टिविटी सीरीज का सहारा लेंगे। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको उसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके उसे क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटिंग, केमिकल सेपरेशन एंड लीचिंग में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्शन मेथड,
ये तो हाईली थे पर के हाईली रिएक्टिव में। कुछ मीडियम होते हैं, कम रिएक्ट भी करते हैं, कम से कम रिएक्टिव करेंगे, तो कम से कम रिएक्टिव के लिए जैसे जिंक, क्या जिंक। दीज मेटल्स आर प्रेजेंट इन टू फॉर्म, कार्बोनेट ओर्स एंड सल्फाइड ओर्स। जिंक होता है जो मिनरल्स में पाया जाएगा, जो ओर्स होंगे कितने फॉर्म में पाए जाएंगे, दो। कौन कौन से, एक कार्बोनेट में, एक सल्फाइड में। अब हम लोग इसके पढ़ते हैं कि कार्बोनेट क्या होता है एंड सल्फाइड क्या होता है। जो कार्बोनेट होता है उस प्रोसेस को अगर हम सेपरेशन करेंगे तो उसे बोलते हैं क्या, कैल्सिनेशन। और जो सल्फेट है, अगर सल्फेट को हम लोग सेपरेट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्टिंग या रोस्टिंग। क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। जैसे कह रहा है इट इज डिफिकल्ट डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट, भाई थोड़ा डायरेक्ट इसे एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगी। मेटल्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स और ड्यू टू दीज ओर्स फर्स्ट कन्वर्टेड इन द मेटल ऑक्साइड। पहले इसे डायरेक्ट ऐसे सेपरेट करोगे तो कर नहीं पाएंगे, पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करें, मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करके तब इसे हम क्या करें, सेपरेट करें। जैसे इन्होंने रिएक्शन कराए हैं, पहले रिएक्शन हम लोग ले ले मिनरल ओर्स में, किसको, कंसंट कार्बोनेट को, किसको लें, कार्बोनेट ओर्स को, इनटू मेटल ऑक्साइड। मतलब कोई ओर था किसमें, मिनरल्स में, ओ ओर्स को मैंने क्या किया, ऑक्साइड कराए, किसके थ्रू, कार्बोनेट के थ्रू, और उसके बाद मैंने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। जैसे एक रिएक्शन लिए, दी कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट्स और इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कोई कार्बोनेट ओर्स था, उसको क्या करें, कन्वर्जन करेंगे किसमें, मेटल ऑक्साइड में, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस मेटल कार्बोनेट इज हीटेड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेक डाउन मेटल ऑक्साइड इन कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने कहा कि भाई मान लीजिए कोई मिनरल्स में जो ओर्स थे, इन्होंने क्या किया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। मेटल में ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट किए, इन्होंने क्या किया, कोई कार्बोनेट था, मेटल कार्बोनेट के इन्होंने क्या किया, हीट दिया। अब हीट दे करके मेटल ऑक्साइड बना दिए, क्या, मेटल ऑक्साइड बनाए। मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिए, मतलब दो कंपाउंड बनाए, एक मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। और उसके बाद जिंक कार्बोनेट बना दिए, क्या, जिंक, यहां है जिंक कार्बोनेट को सल्फाइड में। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन अब्सेंट है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां से बार बार क्वेश्चन से प्रॉब्लम बना सकता है कि जो कार्बोनेट और होगा उसे हम मिनरल ऑक्साइड जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या उसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा, क्या नहीं, इसमें कैल्सिनेशन प्रोसेस में। लेकिन जब हम लोग इससे बनाएंगे, रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे, तो रोस्टिंग प्रोसेस में देखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन पाया जाएगा, हीट के साथ साथ ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो कह रहा दी कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर्स इन मेटल ऑक्साइड्स में, जो सल्फाइड ओर थे हमने उसे कन्वर्ट किए किसमें, मेटल ऑक्साइड में, उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। और उसके बाद करा इन दिस प्रोसेस मेटल सल्फाइड्स आर हीटेड, मेटल सल्फाइड आर हीटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कौन, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और मेटल सल्फाइड में ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो जब मेटल सल्फाइड को हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो मेटल ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा, क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। और उसके बाद उसको मतलब जो रिएक्टेंट होगा वो क्या, उसे क्या बोलेंगे, जिंक सल्फेट। एक्सट्रैक्शन ऑफ द लो रिएक्टिव मेटल्स। अब तो मान लीजिए हाईली रिएक्टिव हमने देख लिया इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज से, फिर मैंने मॉडरेट देखा, मॉडरेट देखने के लिए क्या किया, कैसे कैसे रिएक्शन कराया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से, सल्फ रेस्टिंग प्रोसेस, कैल्सिनेशन प्रोसेस में। अब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव के हिसाब से कर रहे हैं। लो रिएक्टिव में क्या कर रहे हैं, जो बहुत कम ही रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, या पकड़ ले, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं किसे, अरे ओर्स को, किसमें, मिनरल से। जनरली लो रिएक्टिव मेटल्स
आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। जो सल्फाइड होते हैं और लो रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपेयर, अगर कार्बोनेट के कंपेयर देखा जाए सल्फाइड लो रिएक्टिव होते हैं। सल्फाइड्स और आर कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड। भाई अभी हम लोग पीछे देख रहे थे कि ये जो सल्फाइड था, अच्छा इसमें कुछ छूट गया क्या? मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स में पहले हम लोग क्या काम किए, किसी मिनरल्स में ओर्स को निकालें। ओर्स क्या होता है, मतलब कि ज्यादातर उसमें क्या पाया जाएगा, प्योरिटी पाई जाएगी। फिर उसको क्या करेंगे हम, कार्बोनेट रोस्टिंग प्रोसेस से या कैल्सिनेशन से किसमें बदलेंगे, मेटल ऑक्साइड में। अब जैसे मेटल ऑक्साइड में बदल दिए तो अब क्या करेंगे, उसका रिडक्शन कराएंगे। किसके, इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब क्या होता है, रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, जो इम्प्योर होता है इस साइड प्योर, इस साइड उसका जो सोल्यूशन होगा उस साल्ट का, जिसका हम प्योरिटी निकाल रहे हैं, जिसका हम प्योरिटीज करेंगे उसका यहाँ सॉल्यूशन ले लेंगे। उसके बाद इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके उसको क्या करेंगे, रिडक्शन करके हम उसे मेटल्स में, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो कह रहा फॉर दैट विल रिमूव ऑक्सीजन। अभी मेटल ऑक्साइड है और ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा देंगे मेटल ऑक्साइड से तो मेटल ही बचेगा। तो कह रहा फॉर दैट वी विल रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड। मतलब मेटल ऑक्साइड से हमने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है। एग्जाम्पल जैसे जिंक है, क्या है, जिंक ऑक्साइड, कार्बन के साथ रिएक्शन करा करके अब हम यहाँ पे मेटल निकालनी है, सेपरेट कर लिए प्योर मेटल्स, जिंक बना दिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड साइड। ठीक, थर्ड में करा रिफाइनिंग मेटल्स। रिफाइनिंग मेटल्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे। कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक, मैंने बताया कि इम्प्योर ले लीजिए, प्योर ले लीजिए, उसका एक साल्ट ले लीजिए जो मेटल्स ले रहे हैं, उसके बाद उसको रिफाइनिंग कर दीजिए। फिर यहाँ हम लोग का थर्ड पॉइंट में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ रहे थे कि एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव, अरे अच्छा जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव, बहुत जो कम रिएक्टिव होंगे, जनरली लो रिएक्टिव मेटल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स। जो लो रिएक्टिव होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड ओर्स में। उस प्रोसेस जब हम लोग रिएक्शन करा रहे थे सल्फाइड ओर में से ऑक्साइड को मेटल ऑक्साइड जब बना कन्वर्ट कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, रोस्टिंग बोलते हैं। क्या, रोस्टिंग। सल्फाइड ओर्स कन्वर्टेड इनटू द मेटल ऑक्साइड, दिस प्रोसेस रोस्टिंग। क्या, रोस्टिंग। एग्जाम्पल्स में मान लीजिए मरकरी सल्फाइड मतलब लिए हैं, मरकरी सल्फेट लिए हैं, हीट किए हैं, क्या, हीट करके 3 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करा करके क्या दे रहे हैं, SgO जो कि रिडक्शन करा रहे हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स इन्होंने बात किए हैं कुछ। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, किसी मेटल का रिडक्शन करा रहे हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स अक्रेंस इन सिंपली हीटिंग, बट द रिडक्शन ऑफ मिडिल रिएक्टिव मेटल्स सम रिडक्शन एजेंट्स आर इन्वॉल्व। जो लो होंगे रिडक्शन करेंगे उनको हीट करके आप रिडक्शन करा सकते हैं उनका, बट कुछ मॉडरेट होते हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एजेंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जिंक ऑक्साइड है, क्या, जिंक ऑक्साइड, मैंने उसके साथ कार्बन के साथ रिएक्शन करा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड अभी ये कैसा रिएक्शन, कैसा बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कौन, कार्बन। सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स, कुछ जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, तो क्या करेंगे, दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव नेचर्स। ये तो भाई बहुत, मतलब देखिए हम लोग जितनी रिएक्शन करा रहे हैं उसमें कुछ मॉडरेट है, कुछ हाईली रिएक्टिव है, कुछ वेरी लेस रिएक्टिव है, कुछ तो निग्लिजिबल है, कुछ रिएक्टिव ही नहीं करते, तो उनके लिए दूसरा तरीका अपनाया जाता है। तो ये क्या कर रहा है, हाई रिएक्टिव मेटल्स कर रहे हैं, दीज मेटल्स वेरी रिएक्टिव नेचर्स में, देयर फॉर द बॉन्ड दी फॉर्म द आल्सो वेरी स्ट्रांग। जो हाईली रिएक्टिव होते हैं इनका बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। जब हम लोग आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स पढ़े थे तो हम लोग वहां भी बात करे थे, क्यों, क्योंकि इनकी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण, जिसके कारण हम लोग बात भी किए थे कि बहुत हार्ड होते हैं। हैंस दी आर नॉट नॉर्मली ऑक्सीडाइज, ये नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। सम प्रोसेस विच मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, लो रिएक्टिव मेटल्स आल्सो ऑक्साइड। मतलब जो देखिए बात यहाँ पे हो रहा है कि जो मॉडरेट था उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आपने ऑक्सीडाइज करके सेपरेट कर लिया, बट जो कुछ ऐसे थे कि जो मतलब कि थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिव थे, आपने हीट दे करके रिएक्टिव करके उसे सेपरेट करके आपने उसे पीओटी में, मतलब कि उसमें ओर्स में आप सेपरेट कर लिए। बट यहाँ पे कह रहा है कि जो ओर्स के साथ हाईली बॉन्डेड बनाया है जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है, आयनिक बॉन्ड्स, आप उसको कैसे रिएक्ट भाई सेपरेट करेंगे? तो वही बात इन्होंने कह रहा है, एक्सट्रैक्शन मतलब सेपरेशन की बात हो रही है, ना कि फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, सेपरेशन की। तो अब कह रहा है हेंस दी आर नॉट नॉर्मली ऑक्सीडाइज, हम आसानी से उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। सम प्रोसेस बाय व्हिच मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स आर ऑक्सीडाइज, उसकी तरह हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की तरह हम उसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। किसको? जो हाईली रिएक्टिव हैं। भाई लो रिएक्टिव था कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो हम लोग कर लिए हैं कि भाई चलो वो भी रिएक्ट मतलब धीरे धीरे सेपरेट कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए हम लोग, निकाल लिए वहां से। बट जो हाईली रिएक्टिव जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे, क्या उसे हम आसानी से रिमूव कर पाएंगे, एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे? नहीं। तो कह रहा है दैट वे वी हैव यूज सम हायर प्रोसेस, तब हम लोग हायर प्रोसेस का यूज करेंगे। देयर एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो हम लोग किसकी सहारा लेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की। जैसे यहाँ पे लिया गया है एनोड कैथोड, उसके बाद सॉल्यूशन लिए, फिर यहाँ पे क्या किए, इलेक्ट्रोलिटिक के हिसाब से उसको रिडक्शन करवाएं। रिडक्शन करा करके तब हम लोग उसको क्या करें, एक्सट्रैक्ट करिए। जैसे नेक्स्ट में कर रहा है कि कुछ इसमें पॉइंट्स थे, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, हम लोग यहाँ पढ़े थे कहाँ, सल्फर डाइऑक्साइड में, इसमें पढ़े थे किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम कार्बोनेट की बात हुई थी यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का, एक सेकंड, कैल्सिनेशन में हम लोग क्या लिए थे, मेटल हाइड्रोक्साइड लिए थे, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड लिए थे। इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व था, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं था कैल्सिनेशन में। फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ये 3 पॉइंट्स हम लोग पढ़ लें, जान जाए इनरिचमेंट ओर्स क्या होते हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। स्टेप 2 में कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर्स इन मेटल्स, हम लोग कंसंट्रेटेड ओर्स को कैसे कन्वर्ट किए, किसमें, मेटल्स में, ये पॉइंट हम लोग पढ़ लिए। स्टेप 3 में हम लोग रिफाइनिंग मेटल्स पढ़े, मतलब हम लोग ये पीछे अभी हम लोग जस्ट में पढ़ के आ रहे हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहाँ पाए जाते हैं, क्या होते हैं। दूसरी बात, ओर्स को कैसे हमने कन्वर्ट किया, किसमें, मेटल्स में। फिर ओर्स का हमने मेटल्स जो थे उनकी मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे की, मतलब 3-4 स्टेप बाई स्टेप हम लोग पढ़े। अब आते हैं कोरोजन्स। कोरोजन्स के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, किसमें, पहला चैप्टर्स में। तो हम लोग जब कोरोजन्स पढ़े थे तो वहां पर हम लोग रस्टिंग एक टॉपिक मिला था। कोरोजन्स होता क्या है, मान लीजिए लॉन्ग टाइम तक अगर इन्वायरमेंट या मॉइस्ट एयर्स में अगर पड़ा है कोई मेटल्स, तो क्या होगा, उसके साथ रिएक्शन कर करके क्या करेगा, वो कोरोड हो जाएगा। और कोरोड होने के बाद क्या करेगा, वो उसके अंदर मतलब रिएक्शन कर लिया, और रिएक्शन करने के बाद क्या हुआ कि वो मेटल्स होगा तो खराब हो जाएगा। उसको कैसे हम प्रिवेंट करें ये भी पढ़ लेते हैं, और कैसे वो कोरोड होता है ये भी देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन मेटल्स कैन इन कंटेंट विथ मॉइस्ट एयर लॉन्ग समय, लॉन्ग टाइम या पीरियड्स, दी स्टार्ट कोरोड, क्या हो जाएगा, वो कोरोड्स हो जाएगा। दिस प्रोसेस नोन एज कोरोजन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोरोजन से कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर टर्न ब्लैक में, सिल्वर टर्न किसमें हो जाएगा, ब्लैक कोटिंग में, क्या हो गया, कोरोड हो गया भाई, कोरोजन हो गया। कैम इन कंटेक्ट विथ नॉइज एयर लॉन्ग टाइम, नॉइज एयर मतलब पोल्यूटेड एयर्स में अगर ज्यादातर लॉन्ग समय तक अगर पड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो कोरोड हो जाएगा। कौन, सिल्वर, ब्लैक कलर का कोटिंग लग जाएगी उसके ऊपर। कॉपर
डेवलप्स ग्रीन कलर। कॉपर जो होगा वो किसमें डेवलप, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर। किस क्या होगा, कोरोड हो जाएगा, वो भी कोटिंग लगा के मतलब ग्रीन कोटिंग या ग्रीन लेयरिंग उस पर लग जाएगा। क्या, कॉपर कार्बोनेट्स वेन, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं भाई, मॉइस्ट में ऑक्सीडाइज होने पे कंटेक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग टाइम। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लॉन्ग टाइम कौन कॉपर अगर पड़ा है, क्या हो जाएगा, ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर लग जाएगी। और जो सिल्वर है अगर लॉन्ग टाइम तक एयर में, नॉइज एयर में पड़ा है, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग लग जाएगी, मतलब कोरोडर है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई मान लीजिए आयरन है, आयरन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कोरोड हो जाएगा, मतलब रस्टिंग कर लेगा। तो यही करा, इन आयरन आल्सो डेवलप ब्राउन सब्सटेंस लेयर व्हेन द कम कंटेंट, मतलब जो आयरन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन्स में, विथ मॉइस्ट एयर लॉन्ग टाइम बिकॉम्स, यहां पे मॉइस्ट एयर बिकॉम्स कोरोड, क्या हो जाएगा, कोरोड्स हो गया। कोरोजन्स ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो जो कोरोजन होता है उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, आयरन में अगर कोरोजन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, अगर सिल्वर बाहर ज्यादा टाइम तक एयर में, मॉइस्ट एयर में पड़ा है, तो उसके अंदर ब्लैक, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग लग जाएगी। अगर कॉपर है, अगर इन्वायरमेंट में या खुले इन्वायरमेंट में कहीं ज्यादा देर, काफी समय लॉन्ग टाइम तक पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन कोटिंग पड़ जाएगी, उसको ग्रीन लेयर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। अगर मान लीजिए कोई मेटल्स या आयरन अगर बाहर पड़ा हुआ है, तो अगर इन कंटेक्ट आप इसमें किसमें, अरे मॉइस्ट एयर में या किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या कर देगा, ये ब्राउन कलर बन जाएगा, कोटिंग लग जाएगी, और जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। अब अगर आप प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है, अगर कोरोजन हो रहा है भाई, तो उसका कोई ना कोई बचाव तो होगा ही होगा। तब भाई कैसे उसे हम प्रोटेक्ट करें, बचाव करें, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोगों की नुकसान भी तो हो जाती है बहुत सारे इसमें, मतलब कि जैसे कि ब्रिजेज हुए हैं या कार बॉडीज हुए हैं, ये सब क्या कोरोड हो जा रहे हैं, तो क्या उसे सीप हुआ, तो क्या उसे बचाव नहीं करेंगे, क्या बिल्कुल बचाव करेंगे। तो उसे प्रिवेंशन ऑफ द कोरोजन्स मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन्स 4 मेथड। जो मेथड होते हैं इनके 4 मेथड, 4 मेथड से हम लोग इसे प्रिवेंट करेंगे। पहला मेथड क्या है कि कोई भाई मेटल्स है उसे पेंटिंग कर दीजिए, उसके ऊपर अलग पहले से आप लेयरिंग कर दीजिए, ताकि वो मॉइस्ट एयर में ऑक्सीडाइज ना हो, रस्टिंग ना करे, या तो ग्रीन लेयरिंग ना बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके कोई कॉपर्स होगा या सिल्वर होगा, तो क्या क्या मतलब कि ये मॉइस्ट एयर में क्या होगा, रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज ना हो करके ब्लैक कोटिंग ना कर ले, तो क्या करें, पहले पेंटिंग कर दीजिए। पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मेटल्स आर पेंटेड सो डिड नॉट कम्स डायरेक्ट कंटेंट विद द मॉइस्चर। तो अभी डायरेक्ट मेटल जो है उसके ऊपर लेयर लग गया, तो डायरेक्ट का कंटेंट एयर में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो या तो पहला काम करिए। दूसरा ग्रीसिंग, या तो उसके ऊपर कोई ग्रीसिंग लगा दीजिए, ग्रीसिंग लगाने पे वो भी डायरेक्ट कंटेंट ऑफ एयर में नहीं आ पाएगा। तो मेटल्स आउटर सरफेस पे कन्वर्टेड विद द ग्रेसेस वी डिड नॉट कम द डायरेक्ट कंटेंट ऑफ द एयर वाटर एंड मॉइस्चर। आप अगर ग्रेसिंग कर देंगे तो उसके ऊपर लेयरिंग आ गया, तो डायरेक्ट क्या मॉइस्चराइजिंग या एयर में या वाटर में कंटेक्ट आ रहा है क्या, ये मेटल्स नहीं। तो जब नहीं आएगा तो भाई ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ना रस्टिंग होगा, ना कोरोड करेगा। फिर तीसरा पॉइंट करा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या करता है, ये थिन लेयर ऑफ जिंक कोटेड विद द सरफेस आयरन एंड स्टील विच प्रिवेंटेड ऑफ द फ्रॉम कोरोजन्स। जिंक कोटेड कर दीजिए आप, किसमें, मेटल्स में, आयरन्स में, या मतलब कि किसमें, कोई आयरन हो या स्टील हो, उसके ऊपर आप जिंक कोटिंग कर दीजिए। जिंक कोटिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा, वो फिर बाहर वो मेटल से वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा और ना हो कोरोड कर पाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे, वो जिंक कोटिंग को जो प्रोसेस करेंगे उसे क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। क्या, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे कुछ बात किया था, मेनली यूज फॉर प्रिवेंटिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग इन कोरोजन। जो हम लोग यूज करते हैं किससे, प्रिवेंटिंग एंड रस्टिंग में, बाय मेकिंग एलॉय। कौन सा, फोर्थ टॉपिक, मतलब कोरोजन से बचाने का 4th तरीका है क्या,
या तो आप एलॉय में कन्वर्ट कर दीजिए, एलॉय बना देंगे तो एलॉय बनाने पे क्या हो जाएगा, ये कोरोजन्स नहीं करेगा, ना ऑक्सीडाइज होगा, ना मतलब कि ये कोरोड होगा, ना किसी में कन्वर्ट होगा। तो कह रहे हैं कि बाई मेकिंग एलॉय, एलॉय के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। मिक्सर होता है, होमोजीनस मिक्सर्स मेटल्स या नॉन मेटल्स में। कह रहा है एलॉय आर होमोजीनस मिक्सर्स, टू या ज़्यादा मोर, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, ठीक है। एलॉय बेसिकली प्रिवेंट दी मेटल्स फ्रॉम कोरोजन्स। ये जो एलॉय होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, मेटल्स को मतलब कि कोरोड से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में ब्रॉस, ये क्या है, एलॉय है, क्या एलॉय। दूसरा सिल्वर, ये भी क्या है, एलॉय है, ठीक, प्योर नहीं, एलॉय फॉर्म में। तो अब हम लोग क्या किए, नेक्स्ट खत्म। तो हम लोगों ने सारी चैप्टर्स को, इस चैप्टर को जितनी भी इसमें रिएक्शन थे या जो भी न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल तो भाई हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि कम से कम समय में हम लोग कर रहे हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे तब, और ना ही तो न्यूमेरिकल पीवाईक्यू हर चैप्टर करा दिए जाएंगे। जो बात हुई है तो बात हुई है, बट ये जानते रहिए कि मतलब कि अब हम लोग एक चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और इसमें जो भी चीज़ें थे कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या नहीं होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हम लोग वो भी समझे, एक्सेप्शंस भी देखें। उसके बाद मेटल को मैंने वाटर के साथ रिएक्शन करा करके देखा, मेटल्स को मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करा के देखा, मेटल्स को हार्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हम लोग कराएं। बाद में फिर हम लोग मेटल्स को स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं, मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएं। जब कहीं नहीं हो पा रहा था तो हम लोग एक्वारेजिया में रिएक्शन करा करके देखा। एक्वारेजियम में कंसनट्रेटेड HNO3 लिए 1 और 3 मोल लिए किसका, HCl का लिया। फिर बाद में हम लोगों ने क्या किया, मेटल्स को वहाँ पे खत्म कर देते हैं क्योंकि वो मेटल्स वहाँ पे क्या हुआ, डिजॉल्व हो गया। फिर हम लोग नॉन मेटल्स में आए, नॉन मेटल्स में वही चीज़ देखें, जस्ट उसके किसके मेटल के अपोजिट देखें। मेटल्स क्या होता है, हाइड्रोक्साइड साथ में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करा करके ना, वो कह रहा था कि भाई हमें डाइल्यूट एसिड साथ को नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो उसको क्या किया मैंने, हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके ऑक्साइड कराएं, या कंसनट्रेटेड एसिड के साथ हम लोग उसको रिएक्शन करा दिए मेटल नॉन मेटल्स को। फिर उसके बाद मेटल्स के आगे हम लोग जैसे मेटल्स पढ़ लिए, नॉन मेटल्स पढ़ लिए, एसिड में भी हम लोग रिएक्शन कराए नॉन मेटल्स का। जैसे ही फिर हम साल्ट में, किसका, नॉन मेटल से हम लोग साल्ट में भी रिएक्शन कराएं। साल्ट से रिएक्शन कराने के बाद फिर हम लोग आगे आते हैं मेटल्स, मतलब कि मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हो जाता है टोटली तब। फिर हम लोग क्या किए, मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, गैंग्स क्या होता है, ये सब जब पढ़ लिए। फिर हम लोग आए क्या, कोरोजन्स में। कोरोजन्स में हम लोग क्या देखेंगे, कोरोजन्स कैसे कैसे होते हैं, फिर उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। कोरोजन से क्या क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, ग्रीन से मतलब क्या, कॉपर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी सिल्वर क्या होता है, ब्लैक कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद जो आयरन होता है रस्टिंग कर लेता है। फिर इसको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या बात किए हैं, इस पे क्या कहें कि भाई एक ग्लेनाइजेशन कर दीजिए, या तो पेंटिंग कर दीजिए, या तो उस पेंटिंग कर दीजिए, ग्लेनाइजेशन कर दीजिए, या तो आप कर दीजिए क्या, 4 ऑप्शन लिया था, कौन कौन सा, ग्रेनाइजेशन लिया था, पेंटिंग लिया था, और उसके बाद एलॉय मेकिंग लिया था, और ग्रेसिंग एक था। ग्रीसिंग ग्रीसिंग कर दिए तो लेयरिंग लग गई, पेंटिंग करनी है तब भी लेयरिंग लग गई, ताकि डायरेक्ट कंटेंट आप एयर से मॉइस्ट में या वाटर्स में संपर्क में ना आ पाए, जिसके कारण कोई चीज कोरोड्स ना हो पाए। बाकी यहाँ तक हम लोगों के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। जो भी डाउट होगा हम लोग किस में, न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यू में सॉल्व करेंगे। बाकी तो हमें नहीं लगता कि कोई डाउट हो, बट ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक।